गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि हम अगर पोजीशन वेक्टर गिवन है, अगर ए और बी का पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्ट टू किसी ओरिजिन जैसे ओ के रिस्पेक्ट में या किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में, मीन्स पोजीशन वेक्टर ए और बी का गिवन है, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए सिंपल तरीका है, ए बी वेक्टर निकालना मीन्स बी माइनस ए, सब्ट्रैक्ट करेंगे ए बी वेक्टर आ जाएगा। यहाँ भी आपको वही काम करना है, पोजीशन वेक्टर गिवन होगा, वहाँ एक वेक्टर के फॉर्म में ए बी 2a 3a अलग रेफरेंस पॉइंट में गिवन था। अब आपको एक सिस्टम में, जो आप पहले भी जानते हैं 11th में भी पढ़े होंगे, ठीक है, जैसे 11th क्लास में फिजिक्स में वेक्टर जैसे पढ़े होंगे, उसमें मीन्स किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर है उसको 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम बांटते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस, अगर ये वाई एक्सिस लेते हैं और ये अगर जेड एक्सिस लेते हैं, तो क्या करते हैं, ओरिजिन और इसे ओरिजिन लिए, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 1 यूनिट डिस्टेंस और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, आई कैप। क्या कहते हैं, आई कैप, स्मॉल आई कैप। इस आई कैप का मीनिंग क्या है, यूनिट वेक्टर। आई कैप मीन्स अगर हम ए कैप भी लिखते हैं, दैट मीन्स क्या है, ये यूनिट वेक्टर। कैप कैप लग गया मीन्स यूनिट वेक्टर, और सिंपल ये है, दैट मीन्स ए वेक्टर। तो वैसे ही आई कैप मीन्स यूनिट वेक्टर, बट इसका डायरेक्शन फिक्स होता है किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और वाई के लॉन्ग है तो क्या होगा, जे कैप। क्या होगा, जे कैप, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। मीन्स एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग वेक्टर को हम रिजोल्व कर सकते हैं। मीन्स कोई वेक्टर है, जैसे अगर ए वेक्टर है तो हम ए वेक्टर को लिख सकते हैं, सपोज दैट कोई वेक्टर है तो उसको हम क्या करना है, हमें वह वेक्टर आई जे के का फॉर्म में कैसे, जैसे 2i प्लस 3j प्लस 4k। मीन्स इस ए वेक्टर आई कंपोनेंट में 2 मीन्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2, वाई एक्सिस के लॉन्ग 3 और जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या है, 4 है। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 3a स्क्वायर और 4a स्क्वायर, तीनों को हम ऐड करें तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। मीन्स अगर जनरल कोई वेक्टर है ए जो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्म में है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मीन्स आई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, तीनों के स्क्वायर के सम को क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड आएगा। ऐसे भी अगर सपोज दैट यहाँ स्पेस में कोई पॉइंट है, ठीक है, सपोज करते हैं कोई स्पेस में पॉइंट है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालें कहाँ, एक्स एक्सिस पे, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड एक्सिस पे। तीनों एक्सिस पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस में जितना कट किया वो क्या हो गया, आई कंपोनेंट, वाई एक्सिस में कट किया वो जे कंपोनेंट, और जेड एक्सिस में जो कट किया वो के, ठीक है। ऐसे भी आप ध्यान दीजिए 11th क्लास में 3D पढ़े थे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन था, तो सेम आपको 3 डायमेंशनल सिस्टम में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फोर्स सिर्फ 2 डायमेंशन नहीं, सिर्फ प्लेन में नहीं, कहीं भी स्पेस में लग सकता है, तो उसके लिए आपको 3D का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 3D को 2D में समझना थोड़ा सा टफ वर्क हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। कोशिश करते हैं हम भी समझाने का और आप भी समझने का। तो 11th क्लास में आप इसका बेसिक जो 3D का कंसेप्ट है वो समझे होंगे, ठीक है। वहाँ डिस्टेंस फार्मूला, क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला, और प्रूफ करने के लिए कि हाँ रोम्बस है, पैरेललोग्राम में क्या है, सब कैलकुलेशन, जो सिंपल सा इमेज पॉइंट निकालना, ये सब आप बेसिक कंसेप्ट क्या था 3D का आप पढ़े थे किसमें,
11th क्लास में। तो वैसे ही वहां भी आई जे एक्स एक्सिस वाई किसी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते थे एक्स वाई जेड में, ट्रिपलेट में, एक्स वाई जेड ट्रिपलेट मीन्स एक्स क्या है along एक्स एक्सिस, वाई के एक्सिस, जेड के, ठीक है, जेड के एक्सिस। जैसे 2 4 6 पॉइंट है, 2 4 6 पॉइंट है, 2 क्या है एक्स एक्सिस के along। जैसे हम कोऑर्डिनेट में डबलेट, कोऑर्डिनेट में क्या पेयर में पढ़ते थे, नहीं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एब्सिस और ऑर्डिनेट, बट 3D में क्या करते हैं ट्रिपलेट में पढ़ते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों में। तो अब जो पॉइंट गिवन होगा, जैसे पोजीशन वेक्टर भी गिवन होगा, वो स्पेस के अकॉर्डिंग आई जे के फॉर्म में गिवन होगा। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर दो पोजीशन वेक्टर गिवन है, दैट मीन्स अगर ए पोजीशन वेक्टर है ए का x1i प्लस y1 j प्लस z1 k, ठीक है, x1i प्लस y1 j प्लस z1 k, और b क्या है x2i प्लस y2 j प्लस z2 k। तो अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना है तो सेम प्रोसेस से b माइनस ए, तो b माइनस ए मीन्स क्या है x2 माइनस x1, i के साथ y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है। दूसरा कारण ये भी है आई जे के फॉर्म में रिजोल्व करना, याद कीजिए। तो आपको बताए थे कि वेक्टर क्या है, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। मीन्स अगर सिंपल हम वेक्टर को ऐड करें तो बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए उसे आई जे के लॉन्ग तीनों कोऑर्डिनेट में रिजोल्व कर देते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या होता है कि जितना भी आई कंपोनेंट है, जितना भी आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है, उसका अलजेब्रिक सम हम कर सकते हैं। वाई एक्स के लॉन्ग है वो सभी का अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, जेड के लॉन्ग मीन्स हम उस तीनों का अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन ऐड सब्ट्रैक्ट करना आसान हो गया है। अगर सिंपल डायरेक्ट वेक्टर में है तो फिर ऐड करना मुश्किल है, ठीक है। तो उस टफ वर्क को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 3 डायमेंशन में एक्स वाई जे के कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, उसे रिजोल्व करते हैं, और रिजोल्व करने के बाद कैलकुलेशन आसानी हो जाती है। जैसे ए बी की वैल्यू आ गई, जैसे दो पोजीशन वेक्टर ए बी, दो पॉइंट गिवन है, अगर दो पॉइंट गिवन है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बी माइनस से, बताए थे पोजीशन वेक्टर से कैसे हम वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो ए बी कैलकुलेट किया। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो ए बी भी निकाल सकते हैं और मैग्नीट्यूड, दोनों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब आता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आपको पहले बताए थे कि कोई भी वेक्टर है ए, यूनिट वेक्टर अगर कैलकुलेट करना है तो ए वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, दैट मींस क्या हो गया ए कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर यही 7 टाइम्स 8 टाइम्स निकालने के लिए कहेगा डायरेक्शन से, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर के लॉन्ग ही होता है, बस उसका मैग्नीट्यूड बदलता है। हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया, बट डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, डायरेक्शन सेम ही होता है। तो देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन में P और Q दो पॉइंट गिवन है, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ PQ निकालना, ठीक है। P और Q दो पॉइंट गिवन है तो आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना। एक एक करके थोड़ा समझेंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद अल्टीमेट क्वेश्चन सोल्व करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो P 0 1 5 और Q पॉइंट है -1 2 3, P पॉइंट Q पॉइंट, ठीक है। समझ में आया नहीं है, क्लियर हुआ? तो P पॉइंट है, Q पॉइंट है, हमें क्या निकालना है, PQ। पहले हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड, निकालने के लिए पहले वेक्टर आना चाहिए, ठीक है। तो PQ क्या है, x2 माइनस x1 -1 -0 i, ठीक है। एक्स एक्सिस में i,
2-1 j और 3-5k। ठीक है, आई कैप हमेशा डाले, ये परफेक्ट है। आई कैप जनरली हम क्या करते हैं, लिखने के क्रम में कैप डालना छोड़ देते हैं, तो वो परफेक्ट नहीं है। टीचर भी समझ जाते हैं, हम भी समझ जाते हैं, आप भी समझ जाएं कि हाँ आपने क्या लिखा, आई मीन्स यूनिट वेक्टर है, बट कैप डालना ज़्यादा परफेक्ट है, उससे और जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमेशा आप कैप जरूर डालें। ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर क्या आ गया, -i + j -2k। ठीक है, अब क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, क्या आएगा √6। तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया, √6 आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए, तो सिंपल सा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे दूसरा, इसी में दूसरा पार्ट है, P 5i - 2j + 3k और Q है 3i + 3j + 2k। ठीक है, अब वहां डायरेक्ट भी गिवन था, यहाँ आई जे के साथ गिवन है, डायरेक्ट है तो भी वो आई जे के है, नहीं है तो भी आई जे के, क्योंकि एक्स वाई जैसे ट्रिपलेट है, एक्स वाई जेड मीन्स हमेशा ये आई कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट है और ये के कंपोनेंट है। जैसे कोऑर्डिनेट में एक्स वाई है, फिक्स है, पहला क्या है एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरा वाई है और तीसरा हमेशा फिक्स है, जेड कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, वैसे ही यहां देखेंगे आई जे के, पी क्यू दिया है, हमें पी क्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, तो सोल्व करेंगे, 3i 3 - 5i 3 प्लस 2j और 2 - 3k, फाइनली क्या आ गया, -2i + 5j और -k, ये आ गया pq वेक्टर। ठीक है, अब pq वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो √4 + 25 + 1 कितना आ गया, 30। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 30 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन है अलग अलग टाइप से देखेंगे। अब ए बी दो वेक्टर गिवन है, ध्यान से समझेंगे, और ये सारे कैलकुलेशन आपको 3D में भी काम देगा, इसलिए ध्यान से समझें और कैलकुलेट करें। जैसे ए कोई वेक्टर गिवन है, बी कोई वेक्टर गिवन है, मींस 3 फॉर्म में है, 3i - 2j + k, 3i - 2j + k और 2i - 4j 2i - 4j + k। ठीक है, दो ए और बी गिवन है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड a - 2b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, a - 2b का क्या करना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम a - 2b कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करें, a - 2b, तो a कितना है, 3i - 2j + k, a -2b, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i - 8j + 2k। ठीक है, अब इसे सोल्व करें तो 3i - 2j + k -4i + 8j - 2k, तो i के साथ तो -ij 6j और -k। ठीक है, ये आ गया a - 2b वेक्टर। अब a - 2b वेक्टर का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, तो क्या लेंगे, 1 + 36 + 1 कितना आ गया, √38 आ गया। समझ में आया, नहीं है, तो इस तरीके से आसान क्वेश्चन होता है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, समझ में आया।
अगला क्वेश्चन कहता है उसमें 3 वेक्टर गिवन है ए बी और सी। क्या क्या गिवन है? ए बी और सी तीनों वेक्टर है, तो हमें तीनों वेक्टर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन है थर्ड पार्ट देखेंगे। तो i माइनस टू जे प्लस फोर के, ए की वैल्यू है i माइनस टू जे प्लस फोर के। बी वेक्टर कितना है? माइनस टू आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के। और सी वेक्टर कितना है? i माइनस सिक्स जे माइनस सेवन के। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीनों वेक्टर गिवन है। अब क्वेश्चन सिंपल सा करा, फाइंड द सम ऑफ द थ्री वेक्टर। तो मींस ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम निकालना है। तो i प्लस आई, टू आई माइनस टू आई क्या आ गया? जीरो आई। ठीक है, माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट जे प्लस फोर मीन्स माइनस फोर जे। माइनस सेवन है, फाइव प्लस फोर क्या हो गया? नाइन, नाइन के माइनस सेवन क्या आ गया? टू के। मीन्स फाइनली क्या आ गया? माइनस फोर जे प्लस टू के। ये तीनों वेक्टर का सम आ गया। समझ में आया? सिंपल ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना मीन्स अलजेब्रिक ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन आई, सभी आई सेम डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग, सभी जे वाई एक्सिस के लॉन्ग है, सभी के जेड एक्सिस के लॉन्ग है। मींस सेम एक्सिस में ऐड सब्ट्रैक्ट नॉर्मल अलजेब्रिक तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हमें मेन इसका रिजोल्व करने का मेन मकसद यही है कि कैलकुलेशन को आसान कर दे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पैटर्न में क्या है? फाइंड ए यूनिट वेक्टर। कोई वेक्टर दे रखा है, सपोज दैट ए वेक्टर है रूट थ्री आई प्लस जे। ठीक है, और फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो ध्यान रखेंगे, पहले बताएं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड वन। यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड वन। ठीक है, तो हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। बट डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो वन हो गया, बट डायरेक्शन क्या होगा? जो पहले वेक्टर का डायरेक्शन है वही बाद में भी है। डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल जाता है। दैट मीन्स ये एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन है। ठीक है, अगर हम इसे देखेंगे मीन्स अगर हम पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें तो क्या आएगा? रूट अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री या प्लस वन का स्क्वायर वन क्या आ गया? टू। तो मैग्नीट्यूड टू आ गया। तो हमें क्या करना है? ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड दैट मीन्स रूट थ्री आई प्लस जे बाई टू। ठीक है, तो क्या आ गया? ये आ गया यूनिट वेक्टर। रूट थ्री बाई टू आई प्लस जे क्या आया? यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व किए और यूनिट वेक्टर भी समझ में आया। चलिए तो और भी क्वेश्चन देखेंगे। अब दो अलग अलग वेक्टर है, जैसे एक वेक्टर सपोज किए ए वेक्टर क्या है? थ्री आई माइनस टू जे प्लस के, थ्री आई माइनस टू जे प्लस के। और दूसरा वेक्टर बी क्या है? माइनस टू आई प्लस जे माइनस थ्री के। ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर है। find the sum of these two vector and also find a unit vector parallel to the sum of this vector. ठीक है, फिर से ध्यान देंगे। find a unit vector parallel to the sum of the vector this and this means दोनों का सम करें तो क्या आएगा? a प्लस बी। a प्लस बी मीन्स दोनों को थ्री आई माइनस टू आई माइनस टू जे प्लस जे माइनस जे और माइनस टू के। सिंपल अलजेब्रिक सम किए, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस में आ गया, माइनस ज्यादा है
-3 है, एक ऐड किए तो -2k, मीन्स सम हो गया, ये वेक्टर आ गया। बट ये यूनिट वेक्टर नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा यूनिट वेक्टर निकालें जो इसके सम के डायरेक्शन में हो, तो सम तो ये वेक्टर आ गया, बट अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसे अगर मान लेते हैं हम कोई वेक्टर c, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर c कैप क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मीन्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो 1 + 1 + 4, तो कैप क्या आ गया, i - j - 2k बाय √6, तो यही क्या हो गया, यूनिट वेक्टर आ गया। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब ध्यान देंगे जैसे हम रूट लेते हैं तो प्लस माइनस भी लगा दें, ठीक है, प्लस माइनस लगाने का मीनिंग क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है, ध्यान से समझेंगे। कई बार क्वेश्चन के आंसर में माइनस प्लस माइनस नहीं भी होता है, कई बार प्लस माइनस होता भी है, तो बुक में ऐसा कई बार कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को दिया है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो तो ध्यान देंगे क्या है उसका मीनिंग, प्लस माइनस का मीनिंग समझ जाएंगे, फिर कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बुक है थोड़ा मोड़ा मिसप्रिंट तो हर बुक में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, टीचर भी कभी कभी मिस्टेक कर जाता है लिखने के क्रम में, ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे और उसको परफेक्ट करेंगे। तो प्लस माइनस का कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर अगर प्लस है तो अगर हम इस डायरेक्शन में लेते हैं तो माइनस का काम क्या है, इस डायरेक्शन में, जस्ट रिवर्स डायरेक्शन। तो अगर हम ये बताएं कि जैसे अगर कोई वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो अगर कोई वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है तो जो ऊपर के डायरेक्शन में होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा, जो नीचे के डायरेक्शन में होगा वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर, मीन बोथ डायरेक्शन का परपेंडिकुलर मीनिंग है। तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, तो दोनों ले लिए, क्यों, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बताना था, तो ऊपर वाला भी परपेंडिकुलर नीचे वाला भी परपेंडिकुलर, दैट मीन्स दोनों सही है, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं। अब ध्यान देंगे यहां जैसे ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये वेक्टर ये दोनों का दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर, जस्ट एंटी पैरेलल, मींस दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर वो क्या है, सेम है डिस्टेंस, तो क्या है, दोनों का दोनों पैरेलल है, जस्ट रिवर्स डायरेक्शन, तो हम इसे भी इसका पैरेलल ही मानते हैं, तो क्या हो गया, अगर एक प्लस का डायरेक्शन है तो दूसरा क्या हो गया, माइनस का डायरेक्शन, इसलिए प्लस माइनस हम दोनों लगा देते हैं क्योंकि उसके डायरेक्शन में हमें सोल्व करना रहता है, ठीक है। तो प्लस माइनस से बहुत ज्यादा बस डायरेक्शन का चेंज होता है कि इसके इस पैरेलल साइड भी है और इसके इधर दोनों है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सबसे आसान पहले ही बताया, आसान टॉपिक है ये। a = 3i - 5j, 3i - 5j और b = 2i + 3j, 2i + 3j। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a + 2b वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a + 2b वेक्टर। तो जो कैलकुलेट करना, पहले a + 2b कैलकुलेट करेंगे, तो a + 2b अगर कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, a 3i - 5j + 2b 4i + 6j, सोल्व करेंगे 7i + j, ये हो गया a + 2b। अब यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, a + 2b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a + 2b, तो 7i + j बाय √49 + 1 क्या आ गया, 1/5√2 50, 7i + j, नहीं समझ में आया तो i कैप लगा दें। पहले आपको बताया है कि कैप लगाना कंपलसरी है, कैप लगाएंगे तो ज्यादा वो परफेक्ट नोटेशन है, ठीक है, ऐसे भी समझ जाते हैं कि हाँ नोटेशन यही है, बट कैप लगाना परफेक्ट नोटेशन है, तो कोशिश करें कि हमेशा जब भी आई जे के लिखते हैं तो आप उसके साथ कैप जरूर लगाएं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, वेक्टर है a -i + 2j, ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर -i + 2j दैट हैज मैग्नीट्यूड 5, मींस ऐसा वेक्टर निकालना है जो गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में हो बट उसका मैग्नीट्यूड 5 हो, ठीक है, तो बहुत आसान यूनिट वेक्टर आप निकालना सीखे
किसी भी वेक्टर का यूनिट निकाल सकते हैं, कोई वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर हो गया। मीन्स यूनिट वेक्टर मीन्स क्या, मैग्नीट्यूड 1। और जैसे ही मैग्नीट्यूड 1 हो गया, अब आपको 5 वाला निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 यूनिट का निकालना है 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 7 यूनिट का निकालना है 7 से मल्टीप्लाई कर दे। दैट मीन्स यूनिट वेक्टर इनटू में कांस्टेंट, जितना मैग्नीट्यूड का वेक्टर हमें चाहिए उतना हम क्या करेंगे, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ऐसा वेक्टर निकालना जो इसके डायरेक्शन में हो और मैग्नीट्यूड क्या हो, 5 हो। तो पहले हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, i प्लस 2j, ठीक है, बाय रूट अंडर 1 प्लस 4, क्या आ गया 1 बाई रूट 5 माइनस आई प्लस 2j, ये हो गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, हमें क्या चाहिए 5 यूनिट, 5 इंटू यूनिट वेक्टर, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 इंटू 1 बाई रूट 5 माइनस आई प्लस 2j, सोल्व करेंगे रूट 5 माइनस आई प्लस 2j। तो इस तरीके से देखें, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन सोल्व कैसे हो रहा है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है ध्यान से समझेंगे, कैलकुलेट द मॉडुलस एंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ दिस 3 वेक्टर। तो 3 वेक्टर है a b c, ठीक है, और तीनों वेक्टर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तीनों वेक्टर को i j के ऐड किए, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो अब ध्यान देंगे, अब अगला कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक है, कंसेप्ट मेन डायरेक्शन कोसाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और पूरे 3D का जो बेसिक है, पूरा 3D इस पे टिका हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जैसे ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये 3 डायमेंशन का फिगर 2 डायमेंशन में है, ध्यान से समझें। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मान ले अपने रूम का किसी कॉर्नर पे से, और एक एक्स एक्सिस, ऊपर वाला वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस, एक रूम का कॉर्नर मान लिया। ठीक है, कोई पॉइंट है स्पेस में, कहीं भी एक पॉइंट है। अब उस पॉइंट से अगर हम ओरिजिन को ज्वाइन कर दे, सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है वाई, और ये ऐसे जेड एक्सिस है, परपेंडिकुलर होगा, रिप्रेजेंट ऐसे किए, मींस ये ऐसा है, ये क्या है, ऐसे है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, क्लियर हुआ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, और तीसरा कोई पॉइंट है, यहां मान लेते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम ओरिजिन को मिला दिए, एक्स वाई और ये जेड एक्सिस है, तीसरा ये पॉइंट है, यहां से हम इसको ज्वाइन कर दिए। तो ये जो लाइन है, इस पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो कोसाइन दोनों समझना है, तो पहले कोसाइन समझते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन किए तो ये एक्स एक्सिस के साथ भी इंक्लाइंड है, वाई एक्सिस के साथ भी इंक्लाइंड है और जेड एक्सिस के साथ भी, मींस इस लाइन का तीनों के साथ एंगल बन रहा है, नहीं एक्स एक्सिस के साथ भी, वाई एक्सिस के साथ भी, जेड एक्सिस के साथ भी। तो सपोज करते हैं अगर ये पॉइंट है, मान लेते हैं ये ऐसा पॉइंट है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगा और जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगा। और इस तीनों एंगल को अलग अलग हम सपोज करते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है, मींस एक लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाया, और उस तीनों एंगल को अलग अलग अल्फा बीटा गामा से हम क्या किए, सपोज किए। एंगल है और एंगल से, एंगल इनडायरेक्टली क्या है, उस लाइन का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एंगल है, लाइन है, लाइन को क्या कर रहा है, उस एंगल मींस इतना इंक्लाइनेशन से एक्स एक्सिस पे है, इतना इंक्लाइनेशन से वाई एक्सिस पे, इतना जेड, मींस एंगल के टर्म में उस लाइन को क्या कर रहा है, पार्टिकुलराइज कर रहा है, मींस सिंगल
ठीक है, डायरेक्शन बता रहा है। इनडायरेक्टली क्या है, जैसे याद कीजिए 2 डायमेंशन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या बताता था, स्लोप बताता था। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से है, तो यहां भी अल्फा बीटा गामा क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो उस डायरेक्शन को कॉस के फॉर्म में लिखते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तीनों जो डायरेक्शन है, अल्फा बीटा गामा एंगल है, उस डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, कॉस के फॉर्म में लिखते हैं। और कॉस के फॉर्म में लिखते हैं इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, ये क्या, डायरेक्शन कोसाइन मींस अल्फा बीटा गामा मींस ये हो गया एक्स एक्सिस के साथ, ये हो गया वाई एक्सिस के साथ और ये हो गया जेड एक्सिस के साथ। मींस तीनों एक्सिस के साथ ये तीनों एंगल क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया। अब आता है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कंफ्यूज करता है दोनों। अब डायरेक्शन कोसाइन जैसे थोड़ा सा और सिंपल सा समझेंगे, जैसे ये एंगल ट्रायंगल है, अल्फा एंगल है, इसको और आगे बढ़ा दें तो क्या एंगल में चेंज होगा, इस ट्रायंगल में ये अल्फा एंगल है तो इस ट्रायंगल में भी क्या है, अल्फा एंगल ही होगा। नहीं, मींस इस एक एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट ट्रायंगल बन सकता है, साइड डिफरेंट डिफरेंट होगा बट सभी का एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो वैसे ही अगर cos अल्फा को L हम रिप्रेजेंट करते हैं m और n, जनरली cos अल्फा को L से मानते हैं, cos बीटा को m से मानते हैं और cos गामा को n। तो L m n डायरेक्शन कोसाइन अल्फा है, तो किसी कांस्टेंट से सभी में मल्टीप्लाई कर दे 2L 2m 2n, तो उसे बड़ा वाला ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देगा। अगर 3L 3m 3n कर दे तो और बढ़ा देगा। मींस हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, वो डायरेक्शन रेशियो dr, और सिंपल LMN है तो डायरेक्शन कोसाइन। कंफर्म है कि L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या होगा, हमेशा 1। मींस cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो L स्क्वायर m स्क्वायर मींस तीनों के स्क्वायर का सम अगर 1 है, दैट मींस ये तीनों क्या है, डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 1 नहीं आया तो किसी न किसी का इंक्लाइनेशन तो है ही, बट वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा अगर 1 नहीं हुआ तो। दैट मींस इससे क्लियर हुआ कि यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करेगा और जो जनरल वेक्टर है वो हमेशा डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिट वेक्टर मींस स्क्वायर का सम मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और 1 हो गया तो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। जितना यूनिट वेक्टर उसका i j k कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर यूनिट वेक्टर नहीं है मींस मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो जो उसका कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि डायरेक्शन रेशियो है किसी न किसी कांस्टेंट से मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो अब थोड़ा सा डायरेक्शन रेशियो कोसाइन का फॉर्मूला का क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, समझ गए तो बहुत आसान है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन i प्लस 2j प्लस 3k कोई वेक्टर है, इसका डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो तो क्या हो गया, 1 2 3। डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, 1 2 3। हम ऐसे भी लिखते हैं 1 2 3। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर बनाएंगे बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 9 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर रूट 14। तो 1 बाय रूट 14 i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो यहां से डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा, 1 बाय रूट 14, 2 बाय रूट 14 और 3 बाय रूट 14। ठीक है,
अब ध्यान देंगे यहां भी प्लस माइनस कई बार यूज कर लेते हैं, तो प्लस माइनस का क्या काम है ध्यान से समझेंगे। तो प्लस माइनस का काम है, यहां भी कई बार यूज करते हैं। तो प्लस माइनस जैसे ये एंगल है, अगर ये अल्फा है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में भी तो 180 माइनस अल्फा बना सकता है। मींस एक एंगल पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है 180 माइनस अल्फा नेगेटिव है। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा निगेटिव हो जाता है। मींस इसी लाइन का इस फॉर्म में तो अल्फा तो इधर 180 माइनस तो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, तो इस केस में हम प्लस माइनस दोनों भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्ट लिख दिए तो डायरेक्शन रेशियो। तो आज के लिए आप इतना ही समझे, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, छोटा सा क्वेश्चन, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये अच्छा से इसको बार बार समझ करके डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो को समझेंगे 2 बार 3 बार वीडियो देख करके। जो इस पार्ट को जहां से हम डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन बताए हैं उसको 3 बार 4 बार देखेंगे बढ़िया से, जिससे आपको समझ में आ जाए। समझ में आ जाएगा, अभी तो बहुत ज्यादा यूज नहीं है, मेन यूज है 3D में, वहां और डिस्क्राइब करके बताएंगे, तो ध्यान से समझेंगे। थैंक यू।